सो जब हम पाइपलाइनिंग करते हैं इन केस ऑफ सिस्क और जब हम पाइपलाइनिंग करते हैं इन केस ऑफ रिस्क, दोनों में डिफरेंस ये है कि सिस्क में फेचिंग को एक मशीन साइकिल नहीं लगता है, उसको उससे ज्यादा मशीन साइकिल लगता है। डिकोडिंग को भी एक मशीन साइकिल नहीं लगता है, उससे ज्यादा साइकिल लगता है, बिकॉज डिकोडिंग के लिए जो आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है उसको कम होना चाहिए फॉर हैपनिंग टू फॉर डिकोडिंग टू हैपन। बट बिकॉज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट है वो ज्यादा है, तो नेचुरली जो उसका लुकअप टेबल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी लार्जर। दैट इज व्हाई decoding will be complex. Since decoding is complex, it would take large amount of time in order to decode an instruction. So decoding में भी टाइम लगेगा, fetching में भी टाइम लगेगा, simultaneously execution में भी टाइम लगेगा, because all the operation that is happening in case of sys, it is not happening just in processor, it is also happening in memory as well. So when there is an operation which is happening on memory, it would naturally take more time in order to get executed. Okay, so sys के अंदर fetch also takes time, execution also takes time, decoding also takes time. Whereas in the case of RISC, everything takes one machine cycles, because फेचिंग का जो टाइम है वो एग्जैक्टली वन मशीन साइकिल क्यों लगेगा, क्योंकि जो साइज है आपके इंस्ट्रक्शन का वो फिक्स्ड है, उसी के सेम साइज का आपका डेटा बस है। सो डेटा बस नेचुरली वो इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में प्रोसेसर के अंदर लेके जा सकता है। ओके, सो दैट फेचिंग विल ऑलवेज टेक वन मशीन साइकिल। सेकेंड जो है विच इज डिकोडिंग, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो रिड्यूस हो चुका है, बिकॉज एड्रेसिंग मोड रिड्यूस हो चुकी है, बिकॉज नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो इधर बढ़ गया है, इसकी वजह से डिपेंडेंसी ऑन मेमोरी रिड्यूस हो चुकी है, उसकी वजह से एड्रेसिंग मोड रिड्यूस हो चुकी है, और एड्रेसिंग मोड की वजह से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इज रिड्यूस्ड। सो दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ जो टपल्स है इन केस ऑफ लुकअप टेबल, उस लुकअप टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो रिड्यूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से डिकोडिंग आपकी आसान हो गई। सिंस डिकोडिंग इज सिंपलर, उसको डिकोड कर पाना विल टेक लेस टाइम, सो दैट इज व्हाई डिकोडिंग विल आल्सो टेक वन मशीन साइकिल। नाउ वी कम टू द एग्जीक्यूशन पार्ट, because the operation that is allowed in case of RISC is only on the processor, only on the register. That is why आपको मेमोरी से लेना देना कुछ नहीं ले, सिंस मेमोरी से कोई वास्ता नहीं है आपका, मेमोरी से का जो मेमोरी एक्सेसिंग टाइम है वो आपका बच जाएगा। सो जो भी आपका operation hoga, it would maximum take one machine cycle. So fetching also take one machine cycle, decoding also take one machine cycle, whereas execution also take machine cycle. So since all these steps, all the instruction is done in one machine cycle, जो pipelining का जो effect होगा in case of RISC, it would be a true pipelining effect. Okay, so everything will happen parallelly, everything will happen simultaneously. So उससे क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर का स्पीड होगा वो मच बेटर मिलेगा कंपेयर टू सिस्क, बिकॉज सिस्क में अगर कोई भी एक स्टेज जो होगा आपका इंस्ट्रक्शन का वो अगर स्लो डाउन हो जाता है, it would cause the other stage of the instruction to get slowed down because of it. Okay, so it is just like three people walking are connected with a rope and they are walking. Okay, so if anybody walks slow, so naturally the rest of the people has to walk slow. Okay, so similarly ये जो pipelining मिलेगा आपको सिस्क में, it will have some bubbles, it will have some loopholes into it. Is the point clear to you? Yes, sir. Okay, so that is all related to risk and CISC processor. I hope I've made the point clear to you. आपको idea हो चुका होगा. So when we talk about in this subject, we are talking about two processors. One is called as 8051. That will cover like module number 2 and module number 3. And then we'll go to module number 4, which will cover the ARM7. Okay, so we'll be covering both CISC processor also. We'll be covering more about RISC processor as well. Okay, so RISC जो है आम जो है वो हम लगभग अब सीधा जो है इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 4 में जब हम डिस्कस करेंगे तभी इसके बारे में बात होगी। अभी तक बाकी आगे के टॉपिक में ज्यादातर हम 6 के बारे में ही बात करेंगे। ओके, we'll talk about 6 only. So the point is clear. I hope we'll go to the next point. Next point जो है it is all related to design metric of embedded system. यानी एम्बेडेड सिस्टम को जब हम बनाते हैं तो किस किस चीजों का ख्याल रखा जाता है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के पीछे। ओके, नॉर्मली जब हम कंप्यूटर जब बनाते हैं तो कंप्यूटर के पीछे जो मेन मकसद होता है उसमें भी लगभग यही चीजों का ख्याल रखा जाता है। ओके, सो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं कि एम्बेडेड सिस्टम में ये रखा जाए। If you are making anything, any computer system, any embedded system, any complete system, any mobile system, anything, naturally these are the design metrics. Okay, though this is not that important, but हाँ अगर ये पता हो एग्जाम में बाई चांस अगर पूछ लिया जाए, because it has been asked like for पहले क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया था, so that is why I've included into though it is not there in the syllabus, but it has been asked in a paper, so that is why I've included this topic into the this module. Okay, so
कोई भी एम्बेडेड सिस्टम को अगर आपको डिजाइन करना है, सो उसके लिए आपको जो ध्यान रखना है डिजाइन करने के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट. ओके, सो व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग any embedded system, the cost does matter. Okay, so if you are building an embedded system for a 100 rupees, that 100 rupees for a micro remote control, रिमोट कंट्रोल के अंदर जो आप प्रोसेसर यूज करोगे वो आप उतना ही सस्ता वाला यूज करोगे. सो यू कैन नॉट यूज अ आर्म प्रोसेसर इनटू अ रिमोट कंट्रोल, बिकॉज आर्म प्रोसेसर अगर आप खरीदने जाओगे वो महंगा पड़ेगा. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन टू द एम्बेडेड सिस्टम दैट यू आर बिल्डिंग, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट शुड बी कम विद इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. ओके, सो अगर बाय चांस कल किसी ने वन प्लस नॉर्ड का देखा है क्या, किसी ने कल वन प्लस नॉर्ड हैज बीन रिलीज्ड. ओके, एंड Yeah, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 25,000 आई गेस, द स्टार्टिंग वेरिएंट. हाँ, ओके, हाँ, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जगहों पे उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है. ओके, सो दे हैव cost cutted onto the processor as well, they have cost cutted onto the battery, उनके डिवाइस के कंपोनेंट्स पे बहुत सारी जगहों पे दे हैव प्रोवाइडेड यूएफएस 2.0 का सपोर्ट. सो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है. सो यही सब चीजें अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट का, जब आप देखते हो अगर एक हाई एंड प्रोडक्ट होता है और एक लो एंड प्रोडक्ट होता है या मिड रेंज का प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर यही सब चीजों पे फोकस करके, डिजाइन मैट्रिक्स को कंसिडर करके आपका एक एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन किया जाता है. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर एम्बेडेड सिस्टम बनाना है तो कॉस्ट को ध्यान रखना है. सेकंड इज द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. ओके, सो ये जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर जिसके से बार बार आपका खर्चा होता है, ओके, वो जो आपका नॉन रिकरिंग है, जो बार बार जो ज्यादा यूज में नहीं है, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो. ओके, उस पर्टिकुलर चीजों को आप अवॉइड करते हो. फॉर एग्जांपल, अगेन विल टेक द एग्जांपल ऑफ वन प्लस नॉट. सो वन प्लस नॉट के अंदर द 865 प्रोसेसर, व्हाट दे वर टेलिंग कि 865 प्रोसेसर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 765G प्रोसेसर. ओके, बिकॉज डेली लाइफ में इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट. ओके, हाँ, it will have impact on games like PUBG or some other high-end games, because that can be played into extreme level, whereas normal daily usage के लिए कोई अगर एक आम इंसान है, उसको अगर मोबाइल यूज करना है, उसको जरूरत नहीं 865 का प्रोसेसर यूज करने के लिए. सो दैट इज व्हाट देयर इन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. सो अगर कोई चीज सस्ते में हो सकती है, आप वो सस्ता कंपोनेंट को यूज करोगे. नेक्स्ट इज द साइज. ओके, सो जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना बेहतर होगा. इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. सो इट डिपेंड्स बेसिकली. सो अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम को अगर आपको डिजाइन करना है और अगर उसका जो एप्लीकेशन है वो काफी कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन है, तो उसको आपको साइज को ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा. ओके, सो दैट कम्स अंडर साइज पार्ट. Then performance, yeah. So whenever you are building embedded system, you should focus more on performance. Okay, so performance पे focus करना है, because उसका जो भी embedded system है, that is always built for a specific performance, for a high performance. Okay, so performance should always be a consideration while designing an embedded system. Okay, all these points are basically a one-liner. You can just look at them and you can understand them and you can write about them. Okay, next is called as a power consumption, because embedded system के अंदर generally जो आपका device होता है, उसके अंदर external power supply generally, क्योंकि वो mobile devices होते हैं generally, so उसके अंदर energy consumption बहुत ज़्यादा होता है. Okay, so energy consumption ज़्यादा है तो आप कोशिश करोगे कि उसके अंदर power consumption जो है आपका कम से कम हो. सो ये चीज को आपको ध्यान रख करके आपका एम्बेडेड सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर कम से कम पावर कंजप्शन हो, ज्यादा बेटर होगा. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट सम TWS जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं. ओके, TWS इज ट्रूली वायरलेस स्टीरियो स्पीकर्स या स्पीकर्स. सो जब आप हेडफोन की बात करते हैं, जैसे एप्पल का एयरपॉड हो गया, या वन प्लस का डॉट्स हो गया, या Xiaomi का डॉट्स हो गया. सो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेजर कंसर्न है इज अबाउट द बैटरी. ओके, सो बैटरी में आप कोई भी डिवाइस बेटर वही लोगे जो ज्यादा बेटर पावर कंज्यूम करेगा. ओके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू पावर कंजम्पशन. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम है, you have got an option of either it should be a performance oriented or it should have more flexibility. It is up to a डिफरेंट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. अगर आप फ्लेक्सिबल करोगे तो नेचुरली उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लोअर हो जाएगा. सो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं. सेकेंड इज टाइम टू मार्केट. टाइम टू मार्केट का मतलब कि कोई भी प्रोटोटाइप से लेकर के उसको मार्केट तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस बेसिस पे आपको एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा.
नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड करेक्टनेस। ओके, ये दो चीज है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एम्बेडेड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी उसको यूज करेगा उसका सेफ्टी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एंड फाइनली द करेक्टनेस, यानी जो भी आप आउटपुट दे रहे हो दैट आउटपुट शुड बी ट्रू टू इट्स वैल्यू। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर आप देख रहे हो, या अगर आप साउंड सुन रहे हो तो वो ट्रू साउंड होना चाहिए rather देन कुछ अलग ही साउंड आ रहा है। सो दैट इज जो भी एम्बेडेड सिस्टम जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो इट शुड लिव up to its expectation. So that is what is about correctness. I hope the point is clear to you. Though it is not that important, but हाँ ये एक नजर आप देख लो, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया, that is why I have included into this particular module. Though it is not a part of the module. Is the point clear? Sir, repeat time to market. Okay, time to market is nothing but it is. I will just give the example of OnePlus Nord again. So OnePlus नॉट अगेन जो है वो जो आज आया है वन प्लस नॉट, यानी कल आया है, बेसिकली कल लॉन्च हुआ है। उसको बनाने के लिए उसका जो प्रोटोटाइप स्टार्टिंग उन्होंने किया था वो दिसंबर 2019 में किया था। सो रफली कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है इट वुड टेक अराउंड 7 to 8 months। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी प्रोटोटाइप से लेके मार्केट के बीच का जो टाइम होता है वो आपको जज करके उसके बेसिस पे आपको एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच लिया कि उसको आपने बनाना चालू किया और वो बनते बनते काफी टाइम चला गया, और उसके बाद जितने भी आपके प्रोडक्ट है उसके अंदर बेहतर प्रोडक्ट निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल इफ मैं आज एक मोबाइल बनाना सोचूं कि मैं एक मोबाइल बनाऊंगा जिसके अंदर 865 का प्रोसेसर होगा जो कि क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये बनते बनते मेरे को 1.5-2 साल लग गए, तब तक पता चला 875 भी आ गया, 885 भी आ गया, तो कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? ओके, बिकॉज उससे बेहतर प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में। ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक अ कंसिडरेशन ऑफ टाइम टू मार्केट, कि वो मार्केट करने में, वो मार्केट तक पहुंचाने में जो आपका वक्त लगेगा, ये सब चीज को भी आपको मॉनिटर रखना है। क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बेसिकली एक कंज्यूमर के लिए बना रहे हो। कंज्यूमर के लिए अगर आप बना रहे हो तो उसको एक सही टाइम पे, सही रिक्वायरमेंट के टाइम पे आपको उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द डिजाइन मैट्रिक्स जो ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपको एम्बेडेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट विल गो टू सम ऑफ द पॉइंट जो इस पीडीएफ में कवर नहीं किए गए हैं। ओके, आई विल जस्ट टेक दोस पॉइंट्स। सो विल स्टार्ट विद द कैटेगरीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, सो एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर एक कोई पर्टिकुलर टास्क कर पाए। ओके, सो कैन बी अ माइक्रोवेव ओवन, कैन बी योर वॉशिंग मशीन। जैसे खाना बनाना है एक टाइम के अंदर तो आप माइक्रोवेव ओवन यूज करोगे, कपड़ा धोना है एक टाइम के अंदर तो आप वॉशिंग मशीन यूज करोगे, आपको वॉल्यूम बटन चालू करना है तो आप रिमोट कंट्रोल यूज करोगे, आपको एसी को कंट्रोल करना है तो आप एक रिमोट कंट्रोल यूज करोगे, आपको लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना है तो आप लिफ्ट के बटन प्रेस करोगे, आप लिफ्ट से ऊपर चले जाओगे, नीचे आना है तो नीचे प्रेस करोगे, नीचे चले जाओगे। सो दैट इज ऑल कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम कोई भी एक सिस्टम जो एक स्पेसिफिक टास्क करके दे, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम। सो ये जो एम्बेडेड सिस्टम है कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट थिंग। ओके, सो ये जो डायग्राम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डायग्राम को आप या तो ये वाला पार्ट बना सकते हो या तो ये वाला पार्ट बना सकते हो। ओके, सो आइदर यू कैन categorize on the basis of performance and functional requirement, या you can categorize on the basis of performance of the microcontroller। दोनों डायग्राम आप नहीं बनाओगे, जो आपको बेटर लगेगा, जो आपको ज्यादा आसानी से याद हो सकता है वो आप उस चीज को यूज करोगे। क्योंकि अगर जनरली सवाल पूछा जाएगा कैटेगरीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, वो 5 मार्क का पूछा जाएगा। सो ये 5 मार्क में इतना कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना। आइदर यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर दैट इज बीन यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम। इन दो बेसिस पे आप जनरली एम्बेडेड सिस्टम को categorize करते हैं। So first we'll look into the first category, first way of categorizing the embedded system। तो पहला जो कैटेगराइजिंग करने का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी आपका एम्बेडेड सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होगा, या जिस एरिया या फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होगा जहाँ पे वो यूज हो रहा होगा, उस बेसिस पे हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम, second category is called as a standalone, third category is called as a network, and the fourth one is called as a mobile. Again, all these the thing that you're seeing on this screen, these are all self explanatory। इसमें ज्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। So real time का मतलब क्या है कि अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेसिफिक टाइम मांगता है और उस टाइम के अंदर ही अगर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, then that will be called as a real time। Okay, if time is one of the most important constraint, then it will be called as a real time। Example, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी स्किड होने लगी है, तो there is a system called as ABS। I hope you know what is ABS, right?
एबीएस पता है आपको बाइक में हाँ सर, क्या होता है? एबीएस का फुल फॉर्म? एंटी ब्रेक सिस्टम। ओके, सो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपका, अगर आपका बेसिकली ब्रेकिंग को रोकने के लिए या स्केटिंग एक्सीडेंट से बचाने के लिए, अगर आपको जो एक डिवाइस जो यूज होता है, सो उसके अंदर भी आपको एक कंट्रोलर होगा, उसके अंदर भी आपका जो कि मॉनिटर करेगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, या ब्रेकिंग आपकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं, ये सब बेसिस पे मॉनिटर करके इट वुड टेक अ डिसीजन। सो ये जो डिसीजन वो लेगा, इट शुड हैपन इन रियल टाइम। ओके, उसके अलावा दूसरा जो रियल टाइम का एग्जांपल लिया जाएगा वो है आपका नाविक के बारे में सबको पता है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज नाविक? Yes, sir. नाविक, Indian व्हाट navigation इज नाविक? system. या Yes. सो इट इज अ इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस। सो जो यूएस ने जो जीपीएस बनाया है, तो उसका जो इंडियन वर्जन है, सो इंडिया में वो नाविक बोला जाता है, या जीपीएस का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर आपको रिमोटली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो आपका जो जीपीएस लोकेशन, जो ट्रैकिंग सिस्टम है आपका, वो रियल टाइम में होना चाहिए। सो उसके लिए जो आप डिवाइस यूज करोगे, उसके लिए जो आप एम्बेडेड सिस्टम यूज करोगे कोई भी ट्रैकिंग के लिए, उसके लिए भी आपको रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए, तो अगर आप गाड़ी में जाते हो, गाड़ी के अंदर अगर सडन एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के टाइम पे जो आपका व्हाट इज दैट थिंग यार जो बचाता है आपको, द पिलोट काइंड ऑफ एयरबैग। एयरबैग्स। हाँ, सो एयरबैग्स जो आपकी गाड़ी में आता है, वो गाड़ी में फौरन उसी टाइम पे इंस्टेंटली आना चाहिए। whenever there is a contact of accident, जब भी आपका होता है, तभी वो एयरबैग फौरन निकलना चाहिए। अगर वो इंस्टेंटली उससे थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप क्रश हो सकते हो, आप मर सकते हो, आपकी जान जा सकती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम एग्जांपल्स। सो अगर टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, और उस टाइम पे वो इंस्टेंटली होना चाहिए, वरना आपका जो भी एम्बेडेड सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, वो अगर टाइम पे डिपेंड है, और अगर वो टाइम पे नहीं हुई, तो आपका एम्बेडेड सिस्टम अगर फेल हो जाएगा। सच टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विल गो इनटू रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay, second category है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब कि वही एक डिवाइस है, वही खुद सारे काम करेगा। इट वुड जस्ट आपको सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करना है, वो प्रोसेसिंग खुद करेगा, आपका आउटपुट खुद करेगा, बाकी पेरिफेरल डिवाइस से खुद कनेक्ट होएगा, उनसे खुद कांटेक्ट करेगा। बाकी सिर्फ आपको इनपुट देना है, बाकी पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट जनरेट करना, वो सब का सब काम अकेले करेगा। सो ऐसा कोई एम्बेडेड सिस्टम है जो पूरा सोलली खुद पे डिपेंड है, that will be called as a standalone embedded system. Okay, so does a mouse come under the standalone system? Mouse, वो सारे के सारे काम खुद कर लेता है माउस, or नहीं। it requires support? No, it requires support of a processor as well, right? So Yes. mouse cannot come under standalone, या कीबोर्ड आप standalone में नहीं आ सकते, but a microwave oven will perform its own task. उसको आप सिर्फ इनपुट दोगे, वो खुद ब खुद वो पेरिफेरल डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा, यानी अंदर का जो ट्रे होता है जो रोटेट करता रहता है, उसको भी कंट्रोल करता है, हीटिंग कॉइल्स को भी कंट्रोल करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा वॉशिंग मशीन इज अ काइंड ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। उसके बाद आपका जो वॉकमैन पुराने जमाने में या मॉडर्न जमाने में अगर आपका आईपॉड है, आईपॉड भी बेसिकली अब तो खत्म ही हो चुका है, जो भी MP3 प्लेयर होते थे, दैट इज अगेन अ स्टैंड अलोन कंट्रोलर, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टैंड अलोन। सो यानी खुद से वो सारे के सारे पेरिफेरल को डिवाइस को भी कंट्रोल करेंगे, जस्ट दे रिक्वायर इज एन इनपुट, उसके बाद आपको डायरेक्टली आउटपुट वो जनरेट करके देंगे। Okay, so that is called as a standalone kind of embedded system. Next is called as a, I hope that point is clear. Is it clear? Should we move on? Yes, sir. Okay. Yes. The next point is called as a networked embedded system. Okay, network embedded system क्या होता है कि अगर embedded system अगर आपका कोई वो नेटवर्क के मदद से एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, या एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफर करके प्रोसेस करके आपका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क, then that system would be called as a network embedded. That embedded system would fall into a network category. So any example that you can think of network embedded system? Router. A router, okay, yeah, it would go into router will go into this. Uske alawa the another example that you can think of is the sensors. Okay, so whenever you build a home automation system, okay, home automation system अगर आपको बनाना है, तो आप घर के अंदर घुसते हो, आपका
जैसा भी आप अंदर घुसते हो, आपको आपका मूवमेंट के हिसाब से देयर वुड बी अ सेंसर, दैट सेंसर वुड आइडेंटिफाई कि व्हाट इज योर मूवमेंट, उस बेसिस पे इट वुड टर्न ऑन द लाइट एंड फैन। ओके, उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन दी बाहर के टेम्परेचर पे योर एसी गेट्स कंट्रोल्ड। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो सेंसर्स क्या होंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, और ये कम्युनिकेशन करने के लिए दे वुड यूज या तो ईथरनेट यूज कर सकते हैं या तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं फॉर transferring their respective data. So that is why this would be such kind of devices which require a networking component into it, और networking कोई भी drivers उसके अंदर लगेगा for transferring their data. Such embedded system would fall into network categories. Is the point clear? So what about Bluetooth devices? In which Yes, category are yes, they? yes, yes. They can come into a network as well. They can come into network as well. So basically Bluetooth device, या ऐसा नहीं है कि आप जो भी embedded system है, it would generally fall into one of the categories. ऐसा भी हो सकता है कि it can fall into multiple categories as well. It could go into the mobile as well, because mobile category में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी embedded system जो कि बहुत छोटा है या compact जगह पे उसको आप रख सकते हो, या एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, so that is called as a mobile device. So your Bluetooth device can go into a mobile device as well, but it can also be categorized as a network device as well. So कहीं पे भी अगर आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के लिए अगर आप नेटवर्क कंपोनेंट को यूज कर रहे हो, ओके, वेदर इट कैन बी अ मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इट have a Wi-Fi, it could have a Bluetooth, or it can have a Zigbee technology as well. या उसके अलावा अगर आपका wired connectivity है तो wired connectivity के लिए it should have a Ethernet or it should have a TCP/IP connectivity. So अगर ये बेसिस पे अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो और नेटवर्क कनेक्टिविटी या नेटवर्क कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, इट वुड गो इनटू नेटवर्क कंपोनेंट, नेटवर्क कैटेगरी. इज इट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सो आइदर इट कैन बी अ ब्लूटूथ स्पीकर ऑल्सो, या TWS स्पीकर है तो उसके अंदर वो वाईफाई को भी यूज कर सकता है, या अगर आप वायरलेस कंट्रोलर की बात करते हो, वायरलेस कंट्रोलर के अंदर भी जो वाईफाई आप यूज कर रहे हो वो भी आपका नेटवर्क के अंदर ही आएगा. ओके, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स. ओके, then the last category is called as a mobile का already discussed. मोबाइल का मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई embedded system है जो कि एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से मूव कर सकते हो, ओके, then it would go into mobile. So मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन is not an embedded system. Okay, always remember that mobile phone is not an embedded system. मोबाइल फोन के अंदर there would be not a controller, because mobile phone can perform multiple tasks. Okay, it can take a call, it can play a music, you can play a game into it, so it is a complete system. Okay, और उसके अंदर ना तो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर ना तो कंट्रोलर होता है, उसके अंदर एक स्पेशल डिवाइस होता है which is called as a SoC, जो कि हम आगे देखेंगे. तो मोबाइल का मतलब यहाँ पे मोबिलिटी को लेके है. ओके, सो अगर आप ऐसा कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाते हो जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से कैरी कर सकते, पोर्टेबल, which is portable. Yeah, exactly, the word is portable. So अगर आप एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से अगर आप मूव कर पाओ तो उस कैटेगरी को हम उस कैटेगरी के एम्बेडेड सिस्टम को हम मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में डालेंगे. ओके, सो अगेन एग्जांपल कैन बी MP3 प्लेयर. MP3 प्लेयर आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हो. ओके, ओवन कैन नॉट कम अंडर मोबाइल बिकॉज ओवन हैज अ लॉट ऑफ वेट और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए काफी टाइम लगेगा. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. आप काफी अवेयर हो आजकल के डेली चीजों के बारे में. ओके, सो यू कैन राइट डाउन रिगार्डिंग दिस, आई होप. Okay, this category of embedded system is it clear to you? Yes. So heavy, Okay. the heavy devices like washing machine and oven would not be into mobile, right? Yeah, it would not be into mobile. It would not be into mobile. Mobile are like जो आप आसानी से हाथ में कैरी कर सकते हो. Okay, so can be wireless device. Can generally these are wireless device basically, और इनके अंदर power consumption जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कम करने की कोशिश करते हो. That is why we generally categorize those into mobile. Okay, so जो generally power consume कम करे और जिनका weight कम हो, that will generally fall into the mobile categories. Okay, so मैंने कुछ लिखा है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देख सको, there is example of a digital camera comes under mobile embedded system. MP3 player comes under mobile. यहाँ पे सेल फोन से मोबाइल फोन लिखा हुआ है. Fine, I've copied from somewhere else. So cell phones and mobiles will not fall into this category. Okay, हाँ, cell phone and mobile के अंदर there is a system called as a gyroscope sensor या आपका IMX sensor. That is an example of embedded system. Okay, so वो sensors को आप बोल सकते हैं कि हाँ वो mobile embedded system के अंदर कैटेगरी में आता है, but पूरा का पूरा मोबाइल फोन और पूरा का पूरा सेल फोन will not fall into this category because that is a complete system. Okay, fine. Is it Yes, clear? sir.
Okay, next category of or the next basis of categorizing an embedded system is on the basis of the microcontroller that you're using or the performance of the microcontroller that you're using. So microcontroller किस लेवल का है उसके बेसिस पे आप embedded system को डिवाइड कर सकते हो. So उस बेसिस पे हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तीन कैटेगरी आती है. One is called as small scale embedded system. Second is called as a medium scale embedded system, and third one is called as a sophisticated embedded system. Okay, तो small scale embedded system मतलब ऐसा embedded system जिसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होगा वो माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का होगा. ओके, सो अगर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो देन दैट विल बी नेचुरली कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम. ओके, सो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर आर जनरली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स. ओके, उसके अंदर ज्यादा फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं है. सो जनरली आप रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज करते हो. उसके बाद जो कलर गैमेट जो जनरेट करने के लिए जो आपका प्रिंटर के अंदर यूज होता है. ओके, तो उसके अंदर भी आप 8 बिट का कंट्रोलर यूज करते हो. फिर पुराना अगर आपको याद होगा गेमिंग कंसोल जो पुराना वाला था विच वाज गेम बॉय और उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज होता था. ओके, देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में जो मीडियम स्केल है, मीडियम स्केल में जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो लगभग 16 to 32 बिट के साइज का होता है. सो जनरली ओवर हियर we use ARM वाला प्रोसेसर. ओके, या PIC 18 वाला प्रोसेसर we generally use in this category. So medium scale के अंदर अगर आपका कंट्रोलर का जो साइज है उसके अंदर जो प्रोसेसर जो यूज हो रहा है उसका जो साइज है यानी डेटा बस है उसका अगर वो 16 to 32 बिट का साइज का होगा देन दैट एम्बेडेड सिस्टम वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी. सो इसके अंदर आपका जो MP3 प्लेयर है वो आ जाता है, स्टीरियो प्लेयर्स आपके आ जाते हैं, DVD प्लेयर्स, ये सारे आपके या टेलीफोन नहीं आपका smart TVs that would no, sorry, no, it's not smart TV, normal TVs that would come into the medium scale. Your microwave oven, okay, that would go into that. Sophisticated के अंदर क्या होता है कि आपका चिपसेट तो रहता ही है 16 to 32 बिट का, साथ में जो आपका हार्डवेयर है और साथ में जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो और कॉम्प्लेक्स होते हैं. सो बेसिकली इट वुड हैव अ डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर एज वेल. उसके साथ साथ उसके अंदर जो हार्डवेयर होता है वो भी और डिफिकल्ट होता है. सो typical devices like vacuum cleaner, typical devices like any household devices which are more complex, microwave oven हो गया या washing मशीन हो गया या वैक्यूम क्लीनर हो गया जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर यूज हो रहा है. ओके, उसके अंदर खुद का उनका एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर होगा जिसको शॉर्ट में ASIP बोला जाता है. यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक अगर उसके अंदर कोई प्रोसेसर लगा हुआ होगा अपार्ट फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर दैट वुड गो इनटू सोफिस्टिकेटेड. यानी कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो आपके घर के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं दैट वुड गो इनटू सोफिस्टिकेटेड कैटेगरीज. तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आई हैव रिटन डाउन इन शॉर्ट कि अगर स्मॉल स्केल में देखा जाए तो 8 to 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए यू रिक्वायर जस्ट अ बैटरी. सो इस केस में जो एग्जांपल होगा दैट वुड बी एनी डिवाइस व्हिच इज सपोर्टेड बाय अ बैटरी. सो prime example is a your remote control. Second is the medium scale embedded system. medium scale embedded system के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसका जो साइज होगा दैट इज 16 to 32 बिट और इसके अंदर जनरली आप RISC यानी ARM प्रोसेसर आप यूज करते हो या DSP बोलते हैं. DSP का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की बात जब करते हैं तो इट इज अ प्रोसेसर जो जनरली आपका कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देगा. तो जनरली गायरोस्कोप सेंसर की बात की जाती है या मोबाइल के अंदर देयर इज अ सेंसर DSP होता है बेसिकली जो कि आपका फाइल को जिप करने के लिए या अनजिप करने के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता है दैट इज परफॉर्म बाय DSPs. ओके, so that DSP, that embedded system is generally comes under the medium scale embedded system. Okay, next is the sophisticated embedded system. Sophisticated embedded system में there is a special apart from the 16 to 32 bit का जो आपका प्रोसेसर होगा उसके साथ साथ आपको ASIP मिलेगा. ओके, ASIP का फुल फॉर्म इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर्स. ओके, यानी कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन करने के लिए जो आपका प्रोसेसिंग करने के लिए अगर आपका कोई दूसरा कोई प्रोसेसर साथ में होगा माइक्रो कंट्रोलर के साथ में देन दैट डिवाइस वुड नेचुरली बी विल गो इनटू सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम. ओके, सो ये जनरली जो घर के अंदर जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो लार्ज स्केल में जनरली आप यूज करते हैं जैसे कि आपका मोबाइल, जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, दिस विल ऑल फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. So is the categories of embedded system clear to you? Categories of embedded system, is it clear? Yes, sir. Okay. So
आई विल जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन. सो कोई भी एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज करने के दो डिफरेंट क्राइटेरियाज है. पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर आप उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज कर सकते हैं. दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है वो माइक्रो कंट्रोलर किस कैपेबिलिटी का है. सो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम वी कैन कैटेगराइज इनटू रियल टाइम यानी उसको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलना चाहिए, विद इन दैट टाइम मिलना चाहिए. सो एग्जांपल इज योर एयर बैग्स. ओके, so for security purpose we use that. The second is called as a standalone का मतलब वो पूरा का पूरा embedded system खुद ब खुद सारा काम करके आपको देगा. All the peripheral devices will be controlled by that particular device. So standalone के अंदर MP3 प्लेयर हो गया आपका. ओके, उसके बाद आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए वो खुद डिवाइस self capable. It does not require some other peripheral devices in order to perform the specific task. So standalone खुद ब खुद काम करके देगा आपको. Then comes the network embedded system. Network embedded system यानी embedded system जिसके अंदर network capability है. This network capability can be a wired capability or it can be a wireless capability. So अगर आप Bluetooth बोलो, Wi-Fi बोलो, Zigbee बोलो या Ethernet बोलो या TCP/IP प्रोटोकॉल बोलो, ये सब अगर कोई डिवाइस के अंदर फॉलो हो रहा होगा, that device would naturally be categorized into network embedded system. So example is a router. Another example that you can think of is any TWS headphone that you can think of. उसके अलावा वायरलेस जो भी डिवाइस अगर आप देख सकते हो वो आ सकता है, सेंसर्स इसके अंदर आ सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम. Next is the mobile embedded system. Mobile embedded system is all related. It is not related to mobile. It is related to portability. So अगर आपकी portability है, अगर आपका डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से मूव कर सकते हो और उसका साइज छोटा है, उसके अंदर पावर कंजम्पशन कम से कम लग रहा होगा, so that device would be naturally categorized into an embedded system called as mobile embedded system. So this is all related to performance and functional requirement basis. Embedded system can be categorized. Another way of categorizing embedded system is on the basis of the performance of the microcontroller. So if we have got a 8-bit microcontroller, so it would fall into small scale. So generally 8-bit microcontroller के अंदर आपका जो example है that is a remote control. मीडियम स्केल के अंदर 16 to 32 बिट का आपका माइक्रो कंट्रोल होता है. इसके अंदर जनरली हम ARM प्रोसेसर यूज करते हैं. सो इसके अंदर आपका जो थोड़ा हाई एंड का जो डिवाइस होगा जैसे MP3 प्लेयर या आपका कैमरा, कैमकॉर्डर, दिस ऑल विल गो इनटू द मीडियम स्केल. सोफिस्टिकेटेड के अंदर क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम योर microcontroller will be using some other ASIPs. Okay, will be using some other application specific processor in order to perform the specific task. So this would go into sophisticated. Sophisticated का example is your microwave oven, your washing machine, your vacuum cleaner. So I hope the point is clear to you. Is it clear? Yes, sir. Okay, so we'll go to the next topic. The next topic is called as application of embedded system. So इसका application क्या है? So application is numerous application. These are the 4 categories जो मुझे मिला है, जो मैंने लिखा है. अगर आपको लिखना है तो आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हैं. Okay, so the first is it can be used in automobiles. तो automobiles के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन ये 2 जगह पे आप यूज कर सकते हो. सो ऑटोमोबाइल्स में बॉडी और इंजन सेफ्टी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यानी अगर हम मल्टीमीडिया का सपोर्ट अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए जो भी अगर आप एम्बेडेड सिस्टम अगर आप जनरेट करते हो यानी बेसिकली कार के अंदर अगर आपको स्पीकर लगाना है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा मीडियम अगर आपको ढूंढना है तो वो उसका एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम का. तो उस डिवाइस को हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं. Embedded system can also be used in smart card. It is used in missiles. It is used in satellites as well. Okay, so ये कुछ उसका एप्लीकेशन एरिया है. जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर यूज हो सकता है, टेलीफोन के अंदर, बैंकिंग के अंदर, डिफेंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर. सो कम्युनिकेशन के अंदर यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ नाविक, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ GPS. ओके, उसके अलावा पुराने जो टेलीफोन्स होते थे, उस कॉर्डलेस टेलीफोन्स होते थे, उसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो. सो दैट वुड गो इनटू द रिस्पेक्टिव examples of the embedded system which is based on the smart cards or missiles or satellites. Next, it can be used in peripheral devices. Peripheral devices यानी जो भी आप connecting device होगा, can be a mouse, can be a keyboard, can be monitor, can be display. So ये सारे peripheral devices are the embedded system. उसके अलावा computer networking devices यानी network cards हो गया, printer हो गया, जो कि network के through connected होंगे. So that is also called as the embedded system. Okay, so वो एक application है. जैसे कि network card हो गया, printer हो गया, router हो गया, networking system के अंदर आ जाता है. Okay, display, monitor, keyboard, mouse, etc. This all comes under the embedded system.
which is based on a peripheral or computer network. And the last category is on the basis of the last application of the embedded system is it can be used in consumer electronics. So consumer electronics प्रोडक्ट जो भी खरीदता है, जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया, सेटअप बॉक्सेस हो गया, हाई डेफिनेशन टीवीज हो गए, उसके अलावा आपके ovens हो गए, washing machine हो गए. So these will all come under the consumer electronics embedded system. So these are the application. Nothing has to be explained in the application, I hope. Okay, so जो भी आपको application, जो भी आसपास का आप application देख पाते हो और उसके अंदर अगर प्रोसेसिंग होती है, ओके, और वो प्रोसेसिंग जो है एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए प्रोसेसिंग होती है, दैट वुड गो इनटू द एम्बेडेड सिस्टम. ओके, आई होप द एम्बेडेड सिस्टम इज क्लियर टू यू. आई होप द एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. So there is nothing to explain in it. These are all the example that has been taken from the internet. Okay, ये सब आप अपने हिसाब से भी वहाँ पे एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट आर इफ सपोज एग्जाम में सवाल पूछा जाए व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, so you can write down the application on your own over there. Okay, so वो कोई गलत नहीं होगा. Okay, so application is, it can be used in automobiles, it can be used in missiles, it can be used in satellites, it can be used in peripheral devices. और फिर उसका peripheral device में कहाँ यूज होगा, तो कीबोर्ड में, माउस में, डिस्प्ले में, मॉनिटर में. मिसाइल्स में अगर बोला जा रहा है तो मिसाइल्स में जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. ओके, तो पीएसएलवी में वो कहाँ पे यूज हो रहा है. ओके, सैटेलाइट्स में जो आपका नाविक है वो आपका यूज करता है. उसके अलावा स्मार्ट कार्ड में जो आप स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो स्कैनर है, उसका जो RFID स्कैनर है, सो वो RFID स्कैनर जो है आपका वो एक एम्बेडेड सिस्टम है जो सिक्योरिटी मेंटेन करता है आपका. सो ये सब जगह पे आप और उसको एलॉबरेट कर सकते हो और ये पॉइंट को बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो. ऑटोमोबाइल में जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपका, ABS हो गया आपका, या आपका जो सेफ्टी के लिए जो आप यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे वो एग्जांपल दे सकते हो. मल्टीमीडिया में जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो वो एक आप एग्जांपल दे सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ और वो आप अपने हिसाब से, अपने अंदाज के हिसाब से आप उसको लिख सकते हो. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. अगर एग्जाम में अगर आपको जाना पड़े तो एक स्लाइड हो जिसको आप देख करके अपने हिसाब से कुछ पॉइंट को गैदर कर सको, उसके लिए सिर्फ ये है. ओके, सो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन. यू आर मोर एफिशिएंट पर्सन बिकॉज यू आर मोर अवेयर ऑफ द डेली थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन. तो आप अपने हिसाब से, अपने अंदाजे के हिसाब से कोई भी एम्बेडेड सिस्टम को लिख सकते हो. Fine. Should we move on? Yes, sir. Can we get the exact time right now? I'm not able to see the time. 10:34. 10:34. How much time is left? So roughly around 10 minutes. 10 minutes बचा है ना? 10 मिनट बचा है. Okay. So then the last topic of this module, the module is about to end. So ये last topic बच गया है आपका. So ये जो last module है, it is related to system on chip. Okay. तो सिस्टम ऑन चिप भी बेसिकली बहुत सारे बुक्स में, जो बुक्स हम रेफरेंस बुक दिया जा रहा है और इवन जो टेकमैक्स जो है आपका, उसके अंदर हार्डली कुछ 4-5 लाइन में कवर कर दिया गया. सो उसमें डायग्राम भी बेहतर नहीं है. सो आई गॉट दिस डायग्राम from the internet. You can look at the diagram over here. So system on chip is nothing but it is a chip which is generally present in the mobile phones. मोबाइल फोन में प्रोसेसर नहीं होता, मोबाइल फोन में कंट्रोलर नहीं होता. मोबाइल फोन के अंदर जो एक ही चिप के अंदर सब कुछ आपको अवेलेबल मिलता है. ओके, सो इट हैज अ CPU into it, it has a GPU into it, it has got a ISP, it has got NPU, video in END, it has got DSP, it has got all the multimedia supports, it has got all the connectivity which can be 4G, which can be 5G, which can be Wi-Fi. So ये जो एग्जांपल है ये एक मेरे ख्याल से Qualcomm की वेबसाइट से मेरे को मिला था. तो वहाँ पे ये था. तो थोड़ा मोटे तौर पे मैं आपको फटाफट बता देता हूँ ये सब चीजें क्या है. हार्डली 5 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 5 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है. व्हाट इज एसओसी? सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू राइट इज एसओसी इज नथिंग बट द फुल फॉर्म ऑफ एसओसी इज सिस्टम ऑन चिप. इट इज अ चिप व्हिच इज जनरली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स. ओके, सो द एग्जांपल दैट यू कैन गिव ऑफ एसओसी इज द Qualcomm, Snapdragon और MediaTek Helio चिप्स. ओके, ये दो एग्जांपल दे सकते हैं. और इनका जो जनरली साइज होता है ना, इट इज ऑन द फिंगर टिप. You can place this chip on the fingertip. और ये जो काम करता है वो लगभग कंप्यूटर के लेवल का काम करता है. ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ कि हम किस दौर में पहुंच गए. ओके, तो साइज इज जनरली 7 नैनोमीटर्स. ये साइज में आपको बेसिकली आज के जमाने में चिप्स मिल रहे हैं. ओके, इज इट क्लियर? इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. सो फर्स्ट थिंग दैट यू जनरली गेट्स इनटू कोई भी एसओसी के अंदर, फर्स्ट थिंग दैट यू जनरली गेट्स इज कॉल्ड एज अ CPU. CPU स्टैंड फॉर Central processing unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो अगर आप स्नैपड्रैगन की अगर बात करो तो मेरे ख्याल से उसके अंदर जो CPU मिलता है वो दैट इज कायरो, आई गेस.
Can anybody confirm me for that? Is it Cairo, right? Yes, sir. Yeah, there is a Cairo. There is a Cairo. So Cairo करके एक जो कंपनी है which builds this component, which builds the CPU basically, and it उसके आइडियाज पे यूज होता है और वो स्नैपड्रैगन को वो आइडिया देता है और उसको उस बेसिस पे वो कोर्स कितने कोर का है, इट कैन बी 8 कोर, वो 8 कोर में से कितने कोर पावर एफिशिएंट है, कितने कोर परफॉर्मेंस एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करता है। वो सब डिसाइड होता है कायरो के हिसाब से। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्नैपड्रैगन 865 के अंदर अलग सीपीयू होगा, स्नैपड्रैगन 855 में अलग सीपीयू होगा, अलग वेरिएंट का कायरो होगा। सो उसके बेसिस पे हम सीपीयू बनाते हैं। ओके, सो सीपीयू जनरली इट परफॉर्म्स एक ही टास्क है सीपीयू का, जो भी आपका प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, उसको फेच करना, एग्जीक्यूट, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना, ये काम सीपीयू का होगा। तो सीपीयू डज ऑल द टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का। ओके, यानी बेसिकली जो भी आप एंड्रॉइड डिवाइस की अगर आप बात करें, एंड्रॉइड के अंदर जितने भी एंड्रॉइड के कोड्स होते हैं दैट इज ऑल एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो फॉर कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू विल बी यूज्ड। फाइन, नेक्स्ट जो है आपका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपार्ट फ्रॉम सीपीयू, वी हैव गॉट जीपीयूज। ओके, सो जीपीयू इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू इज graphical processing graphic processing unit. Okay, so if we talk about Qualcomm, मेरे ख्याल से उसके अंदर Arduino Cortex Arduino ही होता है ना मेरे ख्याल से। नहीं, Cortex Cortex Arduino जीपीयू होता है, Arduino होता है, तो Arduino होता है, Arduino 420 होता है मेरे ख्याल से, 865 मेरे ख्याल से। नहीं सर, So 650 650 है। ओके, सो यू कैन फाइंड इट आउट। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि हर एक का वर्किंग क्या होता है। सो जीपीयू जो होता है इट इज अ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सो जो भी कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप कंप्यूटर बोल रहा हो, जो भी मोबाइल के अंदर जो भी आपका रेंडरिंग का काम होता है, गेमिंग का काम होता है, या अगर आपको 3D मॉडल्स बनाने हैं, 2D मॉडल्स बनाने हैं, ट्रांजिशन करना है, जैसे कि अगर आपका इवन एक इमेज से दूसरे इमेज में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग, देयर इज अ जो आपका हर्ट्ज होता है, डिस्प्ले जो आपका जनरेट करता है वो कितने हर्ट्ज पे आपका रेंडर होना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन जो होता है आपका जीपीयू करता है। ओके, सो व्हेनेवर यू वांट टू हैव अ प्रोसेसर जिसके अंदर अच्छा गेम का सपोर्ट होना चाहिए, सो वो सीपीयू के साथ साथ जीपीयू भी आपका उतना परफॉर्मेंस उसका उतना तगड़ा होना चाहिए। ओके, सो जीपीयू बेसिकली इट ऑल डील्स विद ग्राफिक रेंडरिंग। ओके, सो ये आप एक लाइन में वहां पे लिख सकते हो। इज द पॉइंट क्लियर? जीपीयू समझ में आ गया आप सबको? ओके, next is called as DSP. Okay, DSP is called as, the full form of DSP is display digital signal processor. The full form of DSP is digital signal processor. Okay, DSP का काम क्या होता है कि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है आपके डिवाइस में, सारे के सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल बी डन बाय डीएसपी। ओके, सो इफ यू आर प्लेइंग एनी गेम, अगर आप पबजी खेल रहे हो, पबजी में जो आप टिल्ट करते हो, या अगर आप एसफाल्ट में जो आप टिल्ट करते हो, कार मूवमेंट करते हो, या डॉक्टर ड्राइव अगर आप खेल रहे हो, या कोई भी गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपका गाइरोस्कोप सेंसर यूज हो रहा है, ओके, या दूसरे कोई सेंसर्स यूज हो रहे हैं जो कि मैथमेटिकल नंबर्स जनरेट कर रहे हो, और आपको उसको आइडेंटिफाई करके आपको कंप्यूटर के अंदर आपको, या ऑगमेंटेड रियलिटी के जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जैसे पोकेमॉन गो हो गया, कि वो एक्चुअली ग्राफिक मतलब रियल वर्ल्ड में एक्चुअली कहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, तो वो सब दिखाने के लिए जो आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करना पड़ेगा, जो आपका यूनिट जो आपका सेंसर जनरेट करता है, गायरोस्कोप सेंसर, उसको प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस यूज होगा दैट वुड बी डीएसपी। ओके, सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो भी है दैट इज ऑल रिलेटेड टू मैथमेटिकल फॉर्मूलेज का जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो डीएसपी करेगा। उसके अलावा अगर आप आर्काइव करते हो, यानी कॉम्प्रेस करते हो कोई भी फाइल को, ओके, जिप करते हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं, उसके लिए जो सीआरसी एनकोडिंग होती है, दैट सीआरसी एनकोडिंग इज डन बाय डीएसपी। ओके, सो ऑल द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो भी प्रोसेसिंग करना होगा दैट वुड बी डीएसपी, डन बाय डीएसपी। अगर आपको ये लग रहा है फिर सीपीयू क्या करता है, तो सीपीयू बाकी काम कर रहा है, अगर सब काम सीपीयू को दे देंगे तो फिर सीपीयू बड़ा हो जाएगा नेचुरली। सो ये सारे कंपोनेंट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना एक काम देना पड़ेगा। ओके, so that is why it is different from normal computers. Okay, SoC is different from normal computers. उसका साइज छोटा होता है और वो बाकी इतने सारे काम इसलिए कर पाता है क्योंकि उनके अंदर हमने मॉड्यूलर सिस्टम डाला है, उनके अंदर हर एक का काम अलग अलग डेडिकेटेडली हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ISP. I hope DSP is clear to you. Is it clear? Yes, sir.
Next is called as ISP. ISP stand for image signal processor. Okay, image signal processor. So image signal processor nothing but it is related to camera sensor जो आप use करते हो. Okay, so camera sensor can be Samsung का camera sensor या Sony का IMX 560 ले लो, या कोई भी जो आपके जितने भी हाई एंड, ज्यादातर जितने भी हाई एंड मोबाइल होते हैं ज्यादातर सब सोनी का यूज करते हैं. ओके, सो सोनी हैज अ सेंसर कॉल्ड एज IMX. ओके, मेरे ख्याल से द करंट वन इज IMX 560, वो आप जनरली यूज करते हो. तो ये सेंसर्स का काम क्या होता है कि जो भी आपका बाहर का जो एनालॉग इमेज है उस एनालॉग इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करना. और उसके ऊपर जो नाइट इफेक्ट होता है, कभी कभी आप नाइट में फोटो खींचते हो तो उस पर जो इल्यूमिनेशन है वो करना. उसके अंदर जो आप ब्यूटीफाई जो आप एल्गोरिदम लगाते हो वो एल्गोरिदम लगाना ताकि इमेज और अच्छे से निखर के बाहर आए. आप फोटो देख के डर मत जाओ, ऐसा ना हो. तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा फोटो बनाने के लिए ISP आपका सपोर्ट करता है. ओके, सो इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज मोबाइल के अंदर ज्यादातर कैमरा जो यूज होता है उसके अंदर आपको कैमरा को ISP का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा. तो इसके लिए आप ISP चिप यूज करते हो फॉर परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Next is a display. Display. I hope you already know what is a display. So display जो है आपका डिस्प्ले से रेंडर करना है. अगर आपको डिस्प्ले से कनेक्टिविटी देना है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए. ओके, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 30 हर्ट्ज. 30 हर्ट्ज पे थोड़ा जो रिफ्रेश रेट होता था वो थोड़ा अटकता था आपका. जितने भी थोड़ा एक साल पुराने अगर आप मोबाइल फोन देख लो सबके अंदर 60 हर्ट्ज का मिलता था. आजकल लगभग 90 हर्ट्ज एक बेंचमार्क बन चुका है. 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ज्यादातर मॉडर्न मोबाइल फोन में मिलता है. You also get 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट in some of the modern phones. Okay, जैसे कि एप्पल का नोट एप्पल बोल रहा हूँ अपना सैमसंग का नोट 20 के अंदर you get 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट. उसके अलावा मेरे ख्याल से Asus ने जो अभी ROG निकाला है, ROG 4 आई गेस. Asus ROG 4 ROG 4 ना 144. उसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है. ROG 3 और ROG 4 3. 3 है कि 4 है? 3 है. Okay. Okay. So ROG 3 के अंदर the refresh rate is 144 hertz. So refresh rate का मतलब उसको समझ में आएगा जो बेसिकली गेमिंग यूज करता है. ओके, सो इफ अगर नॉर्मली अगर एक जगह से ट्रांजिशन दूसरी जगह पे जब ट्रांजिशन होता है तो वो थोड़ा सा अटकना जो होता है वो अटकना जो है वो ना हो, इसके लिए आप फास्टर आप रिफ्रेश रेट जनरेट करते हो, फास्टर आप नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट करते हो. तो जितना इमेजेस जितना स्पीड में जनरेट करेंगे उतना बेटर आपको ट्रांजिशन दिखेगा, उतना स्मूथ आपको कोई भी चीज प्ले होते हुए नजर आएगी. सो ये सब जो काम है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्ले. ओके, नेक्स्ट इज FPS ड्रॉप नहीं होता है सर, बराबर ना? क्या ड्रॉप नहीं होता? फ्रेम्स पर सेकंड. हाँ बराबर. FPS जो है आपका वो ड्रॉप नहीं होता. जितना ज्यादा अगर आपका फ्रेम पर सेकंड आपका होगा उतना आपका जो ड्रॉप रेट है वो कम से कम होगा. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ वीडियो E/D. ओके, वीडियो E/D इज नथिंग बट इट इज अ वीडियो एनकोडर एंड डिकोडर. ओके, सो व्हाटएवर मल्टीमीडिया दैट यू आर प्लेइंग, वो मल्टीमीडिया जो प्ले कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो या आप शूट कर रहे हो उसका जो एनकोडिंग है या उसका जो डिकोडिंग है वो जो होता है वो थ्रू वीडियो E/D होता है. एंड यू आल्सो नो कि मोबाइल के अंदर जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वीडियो का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है. ओके, यू प्ले फॉर मल्टीमीडिया, आप बफर कर रहे हो या अगर आप स्क्रीन को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी एनकोडिंग डिकोडिंग जो आपको विजिबल हो रही है वो सब कुछ एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस E/D के थ्रू. ओके, देन वी हैव गॉट मल्टीमीडिया सपोर्ट. सो मल्टीमीडिया में वीडियो के अलावा जो आपका ऑडियो सपोर्ट है वो ऑडियो सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलता है. जैसे कि आप एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन हो गया या फोटो जो आपका है या GPS जो आप यूज कर रहे हो वो सारा सपोर्ट जो है आपका मल्टीमीडिया के थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाता है. कनेक्टिविटी में जो है आपका दैट इज फॉर कम्युनिकेशन दैट वी यूज. सो उसके अंदर वी हैव गॉट अ कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन जो है आपका विच इज 4G, वी हैव गॉट BT विच इज ब्लूटूथ. ओके, देन वी हैव गॉट 5G, देन वी हैव गॉट वाईफाई. तो ये सब कनेक्टिविटी से बेसिकली आप मोबाइल को विदाउट यूजिंग एनी वायर
कनेक्टिविटी आप उसको आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग है, ये सारा जो उसके अंदर का प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, वो ये कंपोनेंट करके आपको देगा। सीपीयू से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, देन वी हैव गॉट अ लास्ट कंपोनेंट व्हिच इज द एडेड वर्जन राइट नाउ, मतलब मेरे ख्याल से ये साल ऐड किया गया है, व्हिच इज कॉल्ड एज एनपीयू। ओके, एनपीयू स्टैंड फॉर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो आजकल जो आप कंप्यूटर देखते, मोबाइल देखते हो, उसके अंदर एक ऐड आती है एआई बेस्ड कैमरा या एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोसेसर। तो ये जो आप कैमरा बेसिकली अगर आप ऑन करते हो और अगर आप एक कोई भी फ्रूट पे लिखा है तो फ्रूट का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिख के आ जाता है कि दैट फ्रूट इज एन एप्पल, ओके, और इट इज अ मैंगो, या इट इज ग्रेप्स। या अगर वो मॉडर्न, अगर आप वेदर के पास गया तो आसमान में दिखाता है तो वेदर वहाँ पे बता देता है, इट इज ग्लूमी, या इट इज सनलाइट, या इट इज हेजी। तो ये जो है इट इज डन बाय एनपीयू। सो एनपीयू क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन अ न्यूरल प्रोसेसर। सो न्यूरल प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, यानी प्रीवियस रिकॉर्ड को यूज करके, और अभी मॉडर्न जो करंट कंडीशन है उनके बेसिस पे इट विल जनरेट सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल गिव यू सम इंटेलिजेंस। ओके, और इट इज आल्सो यूज्ड इन ऑगमेंटेड रियलिटी एज वेल। सो एनपीयू जो जनरली है, अगर जिस डिवाइस में ऑगमेंटेड रियलिटी का सपोर्ट है, अगर जिस डिवाइस में कैमरा अगर आपको बता पा रहा है कि वो सामने जो चीज है वो क्या है, और वेदर की कंडीशन या फोरकास्टिंग करके बता सकता है, then that device would have NPU. So generally जो आजकल के जितने भी प्रोसेसर हैं उस सबके अंदर एनपीयू आपको मिल रहा है, और ज्यादातर ये एनपीयू और बेहतर होते चले जाएगा फ्यूचर में। सर So I hope I've covered all the points with SoC. हाँ सर, ये न्यूरल प्रोसेसर यूनिट और नेटवर्क प्रोसेसर में कोई डिफरेंस है क्या सर? नेटवर्क प्रोसेसर जो है आपका, नेटवर्क प्रोसेसर जो है वो कनेक्टिविटी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उसके अंदर जो है कनेक्टिविटी के अंदर बेसिकली मॉडेम हो जाता है। सो मॉडेम के अंदर जो आपका, लेट्स अज्यूम जो आप वाईफाई यूज कर रहे हो, या आप वाईफाई से इंटरनेट का कनेक्टिविटी यूज कर रहे हो, सो उसका जो इंटरनेट का स्पीड है, या वो जिस फ्रीक्वेंसी पे बैंड कर रहा है, वेदर इट इज वर्किंग ऑन 5.1 गीगाहर्ट्ज या इट इज वर्किंग ऑन 2.6 गीगाहर्ट्ज, ये जनरली दो ही बैंड हम यूज करते हैं वाईफाई पे। सो अगर 5.1 पे अगर आप करोगे तो डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर मिलेगा, बट सिक्योरिटी कम मिलेगी। वेरएज अगर आप 2.6 पे करोगे तो सिक्योरिटी मिलेगी ज्यादा आपको, लेकिन डेटा फास्टर रेट कम मिलेगा आपको। सो ये सब जो है आपका, उस पे सिक्योरिटी पैचेस, कनेक्टिविटी, वो सब कनेक्टिविटी के अंदर आ जाता है। नेटवर्किंग पार्ट पूरा का पूरा उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। एनपीयू जो है, आप अगर उसको कंफ्यूज हो रहे हो उसको नेटवर्किंग प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के, सो इट इज अ डिफरेंट यूनिट। एनपीयू जो है अभी रिसेंटली डाला गया है, NPU is related to neural processing unit, और ये सिर्फ और सिर्फ AI रिलेटेड ही है। इसका नेटवर्क से लेना देना बहुत दूर, कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका नेटवर्क से लेना देना। नेटवर्किंग इज सिचुएटेड टू कनेक्टिविटी पार्ट ओनली। फाइन, ओके सर। सो whenever we talk about अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 865 आ गया, जो कि आज के टाइम पे अगर आप 865 का प्रोसेसर या कोई डिवाइस खरीदने जाओगे, सो मेरे ख्याल से OnePlus हैज 865, Note हैज 865, तो वो लगभग रफली आपको 50-60,000, या नोट की बात करें, Note 20 की बात करें तो 1 लाख तक आपको मोबाइल पड़ता है। ओके, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 50,000 ऑनवर्ड्स। उसके बाद प्रीवियस वर्जन में चले जाओ, 855 प्लस की बात करो, सो OnePlus 70 आई गेस हैज 855 प्लस। Yes. Yes, Okay, yes. so that cost around 35,000. It start with 35,000. उससे पुराना 845 किस में था? 845 किस में था? OnePlus 60 है। 20,000. Okay, so वो लगभग 20,000 में पड़ता है। उसके बाद अगर आप उसके नीचे वाले जनरेशन में अगर आप आ जाओ, 7 प्रोसेसर में आ जाओ, तो 876 है, 865 है, सॉरी 765 है, 720G है, 730G है। These are the processor that you have. लेकिन ये जो चिपसेट की बात करते हैं हम, सिस्टम ऑन चिप की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ प्रोसेसर फास्टर नहीं होता है, उसमें जीपीयू भी उतना ही फास्टर मिलता है, उसमें आईएसपी भी उतना फास्टर मिलता है, उसमें डिस्प्ले भी उतना बेहतर मिलता है, उसमें वीडियो रेंडरिंग भी बहुत फास्टर मिलती है, डीएसपी भी तगड़ा मिलता है आपको। ओके, सो ये सब जब भी आप स्नैपड्रैगन का जो हाई एंड वाला प्रोसेसर जब आप खरीदते हो ना, उसका अचानक से प्राइस इतना ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि उसका हर एक परफॉर्मेंस उसका उतना ही तगड़ा होता है। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेसर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दैट इट हैज, उसके साथ साथ जीपीयू भी उतना ही तगड़ा आपको मिलता है। ओके, सो जब आप कोई भी एसओसी खरीदते हो, या जब कोई भी आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो उसके अंदर आप पूरा, यस यस संगीता, Sir, it's 10:51. okay, sorry. So No, you can just sir, one thing that I want to continue. say is, ओके, नहीं ठीक है। सो सिस्टम ऑन चिप जो बेसिकली है आपका, वो जब भी आप कोई भी कंपोनेंट या जो भी आप मॉडर्न फोन खरीदते हो, हमेशा आप कोशिश करो कि वो
हाँ, बजट तो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। साथ में आप जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर, लेटेस्ट चिपसेट होगा वो आप ज्यादा खरीदोगे तो आपको हर एक चीज आपको एकदम हाई परफॉर्मेंस वाली मिलेगी। सिर्फ इतना ही मुझे बताना था। बाकी आप इसको अगर 5 मार्क के लिए अगर आपको आए तो ये डायग्राम को अगर आप एक एक लाइन में भी, एक एक कंपोनेंट को भी अगर आपने समझा दिया तो आपका अच्छा खासा 1 से 1.5 पेज आपका कंटेंट बन जाएगा। इसी पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Okay, so that is all related to the first module. So we have covered the first module. Okay, first module के अंदर हमने जो पॉइंट लगभग कवर किया है, हमने पहले देखा एम्बेड सिस्टम क्या होता है, हमने देखा कि एम्बेड सिस्टम का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका कैटेगरीज क्या होता है, फिर हमने सिस्क और रिस्क प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस देखा, फिर हमने एक एसओसी के बारे में पढ़ा, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर का डिफरेंस देखा। ये सब कुछ चीजें हमने देखा। तो ये स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा और आज का जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो मैं शेयर कर दूंगा। किसी को कुछ डाउट होगा प्लीज टेक दैट डाउट। कल कुछ भी सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, फाइन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, sir. okay, okay. Thank you guys. Thank you so much.